हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। द होल स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स हैज़ बीन बिल्ट on a few basic laws which have been developed from careful observations of certain physical phenomena and experimental evidence. In this chapter, we shall study the following laws which are considered to be the foundation of mechanics. Newton's laws of motion and Newton's law of gravitational attraction. Before beginning with discussion, we define mass, momentum and force. What is mass? Mass of a body is the quantity of matter it contains. अब यूनिट्स ऑफ मास को हम कैसे मेज़र करते हैं? तीन तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम. इन एफपीएस यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, इन सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, इन एसआई सिस्टम unit of mass is kilogram. Okay, kilogram, gram and pound, ये हमारे पास यूनिट्स हैं मास की इन एसआई, सीजीएस एंड एफपीएस सिस्टम. नेक्स्ट आता है मोमेंटम. मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी. क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी. मोमेंटम को हम पी से डिनोट करेंगे और इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी, ये याद रखेंगे हम. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी होता है क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो मास की यूनिट हम मान लेते हैं एसआई सिस्टम में बात करते हैं. एसआई सिस्टम में मास की यूनिट हमारे पास थी किलोग्राम और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट डिस्टेंस वाली यूनिट ही होंगी. डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर और अपॉन टाइम है, यानी कि टाइम की सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. तो यूनिट क्या हो गई हमारे पास? पी. पी क्या है? मोमेंटम. मोमेंटम की यूनिट क्या बनी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो इसको याद रखेंगे हम. यूनिट्स ऑफ मोमेंटम इन एसआई सिस्टम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली इन सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. इन एफपीएस पाउंड फिट पर सेकेंड. मास इंटू वेलोसिटी है ना हमारे पास. मास की यूनिट है पाउंड इन एफपीएस सिस्टम. वेलोसिटी की यूनिट होती है फिट पर सेकेंड. तो हमारे पास मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई? पाउंड फिट पर सेकेंड. फोर्स. ए फोर्स इज एन एक्शन एजेंट, अ पुल और पुश विच एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion of the body in a straight line. A force is an action which acting on a body changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of the body in a straight line. किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी अगर रेस्ट पे है तो वो चेंज हो जाती है, स्टेट मोशन में आ जाता है. अगर मोशन में है बॉडी तो स्पीड या तो ज़्यादा हो जाती है या फिर रेस्ट पे लाए, मीन्स हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं विद द फोर्स. इम्प्रेस्ड फोर्सेस. द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी आर कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्सेस. एक्सटर्नल कोई हम फोर्स, कोई बॉडी है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हमने एफ, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स. एंड द म्यूचुअल फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेज. अब ये एक्शन डाला तो अंदर से भी ये हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, यहाँ इनमें भी मोशन क्रिएट होता है, फोर्सेस क्रिएट होते हैं. तो दीज आर इंटरनल फोर्सेस, म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. नेक्स्ट आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉज हैं हमारे पास न्यूटन्स के. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by impressed forces to change that state. कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक हम कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, या जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में ही, सेम डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. स्टेटमेंट क्या है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय इम्प्रेस्ड फोर्सेस टू चेंज दैट स्टेट.
According to this law, a force is necessary to change the state of rest of a body, the speed of a body moving in a straight line, the direction of motion of body without even changing its speed. The statement of first law of motion contains two parts. As long as no external force acts, a body at rest will forever remain at rest. A body moving uniformly in a straight line will continue its motion in the same direction. मीन्स ये क्या है कि फोर्स अप्लाई करेंगे तभी बॉडी की स्टेट चेंज होगी. स्टेट से मीनिंग क्या है, अगर क्या बॉडी रेस्ट पे है या फिर मोशन में है. मीन्स अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे. मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी. जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो रुकेगी नहीं. अब हम कहते हैं कि हम एक बॉल को हमने फ्लोर पे मूव किया तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है अपने आप, हम कोई फोर्स भी नहीं लगाते. तो वो उस फोर्स अप्लाई होता है तभी रुकती है. जैसे ग्राउंड से उसको फोर्स मिलता है, फोर्स ऑफ इनर्शिया जो होता है, तो वो उसको रोकने में हेल्प करता है. स्मूथ ग्राउंड होता है तो बॉल को ज़्यादा दूर तक जाती है, फिर भी कुछ टाइम के बाद रुक जाती है क्योंकि कुछ तो हमारे पास इनर्शियल फोर्स होता है उसमें भी. नेक्स्ट आता है, thus according to first law, a body has no tendency of itself to change its state of rest or of uniform motion as long as no external force acts upon it. It is called the law of inertia. Second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and takes place in the direction of force. Rate of change of momentum, मोमेंटम हमारे पास क्या है, p होता है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन. लेट एन एक्सटर्नल फोर्स p acts on a mass m moving with constant velocity. According to second law of motion, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स. फोर्स को हम p से डिनोट कर रहे हैं. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम हमारे पास क्या था, mv. मोमेंटम है mv. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी d/dt ऑफ mv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. फोर्स को हम p से डिनोट कर रहे हैं. तो ये क्या बनेगा, p इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k ले आए हम, मास कांस्टेंट होता है ये d/dt ऑफ v. d/dt यानी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन. देन p इज इक्वल टू k इंटू m इंटू f. ये आ जाएगा हमारे पास. वे k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ p, m एंड f. अब हम बात करते हैं, ये तो हमें मिल गया p इज इक्वल टू k mf. याद रखेंगे हम इसको. अब p इज इक्वल टू k mf. अगर हम m को 1, f को 1 एंड p को 1 ले तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो k 1 होने से k को यहाँ 1 पुट किया तो p इज इक्वल टू mf मिल जाएगा. p is equal to mf, which is called the equation of motion. It can also be written as f is equal to p by m. Okay, इसमें it means हमने तीनों को 1 पुट किया, मीन्स फोर्स को 1, मास 1 एंड f1. मीन्स यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट इट प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन वाइल एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास. यूनिट मास, एक बॉडी जिसका मास 1 यूनिट है उस पर हमने 1 यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स ही प्रोड्यूस हुआ. इस टाइप से हमने अप्लाई किया. देन कांस्टेंट k है वो 1 हो जाता है. मीन्स हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है, p इज इक्वल टू mf. नेक्स्ट आता है, इफ़ देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. फोर्स कोई भी नहीं, यानी कि फोर्स 0 है, तो p इज इक्वल टू mf क्या हो जाएगा, p 0 हुआ तो mf इक्वल टू 0. मास तो कांस्टेंट है ही, बॉडी का जितना मास है उतना ही रहेगा. तो बचा क्या, f. तो f को 0 होना पड़ेगा. मीन्स अगर p 0 है देन f इज़ 0. f 0 मतलब कि एक्सेलरेशन 0. अगर कोई फोर्स हमने अप्लाई ही नहीं किया तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा.
That is, in the absence of external force, the body will continue to be at rest or move with uniform velocity in a straight line, which is the first law of motion. First law हमने यही पढ़ा था कि body will continue be in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force. Hence we can say that Newton's first law is a particular case of the second law. Next, a principle of physical independency of forces. The second part of Newton's second law of motion states that change of momentum produced by a force takes place in the direction in which the force acts. This leads us to the principle which is usually called the principle of physical independency of forces. It states that each force acting on a body produces an effect in its own direction irrespective of the pressure of other forces. याद रखेंगे हम स्टेटमेंट ये. नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. कोई भी कहीं एक्शन होगी तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगी. जैसे हमने एक टेबल ली, टेबल पर कोई हमने बॉडी रखी, कोई भी बॉडी है उसका कोई ना कोई मास होगा, मास है. और आप जानते हैं कोई भी बॉडी है वो अर्थ है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. अट्रैक्ट कितनी ग्रेविटी कितनी होती है, जी. ये जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स कोई भी बॉडी है अर्थ, उसको एक्सेलरेशन जी से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. और बॉडी का जो मास है, हम मान लेते हैं ये बॉडी है, इसका मास है m, और कितनी एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट कर रही है. तो मास इनटू एक्सेलरेशन आप जानते हैं क्या होता है, ये फोर्स होता है. तो मास तो m, एक्सेलरेशन f कितना है हमारे पास, g, तो फोर्स कितना हो गया mg. तो m इंटू जी, इससे बॉडी mg फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. अब हम क्या कहेंगे कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉडी रखी है, एक टाइप से उसका वेट बॉडी का जो है mg है. तो एक टाइप से बॉडी है, टेबल को पुश कर रही है mg फोर्स से. पुश किया है तो टेबल भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगी. इक्वल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड. तो इक्वल अमाउंट से रिएक्ट करेगी. रिएक्शन फोर्स हम आर लेट कर लेते हैं. मीन्स बॉडी जो है टेबल पे वेट mg अप्लाई कर रही है और रिएक्शन है r, तो r इक्वल्स टू mg. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. रिएक्शन r विल बी इक्वल टू mg. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी, अपवर्ड. एंड रिएक्शन आर मान लेते हैं हम, तो आर विल बी इक्वल टू mg. व्हेन अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, द बॉक्स प्रेसेस द टेबल विद द फोर्स mg डाउनवर्ड्स, एंड एज अ रिएक्शन द टेबल प्रेसेस द बॉक्स विद द फोर्स r upwards, so that r equals to mg. Both r and mg acts along the common normal in the opposite direction. नेक्स्ट आता है हाउ डू वी वॉक. हम ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो हम अपने फिट से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं. पीछे पुश किया तो ग्राउंड से रिएक्शन हमें क्या मिली कि हम बैक साइड पुश करते हैं तभी हम फॉरवर्ड मूव करते हैं. कहने का क्या मतलब है, अगर हम बैक पुश किया तो ग्राउंड ने हमें फॉरवर्ड पुश किया. जितने हम फोर्स लगा के बैक पुश किया उतना ही हम फॉरवर्ड जा पाते हैं. मीन्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एवरी टाइम वी प्लेस आवर स्टेप फॉरवर्ड, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, the earth pushes us forward because the mass of a man is negligible as compared to the earth, and assuming that the ground is not smooth, there is a force of friction which resists slipping. We move forward due to this force of friction as motion of the earth backward is negligible. नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स.
वेट ऑफ बॉडी, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे इनको, हमारे क्वेश्चंस में भी बार बार यूज़ होंगे ये यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स एक है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगी कि अर्थ कोई बॉडी है उसको अट्रैक्ट करती है तो फोर्स क्या बनेगा। और ग्रेविटेशनल यूनिट जब अट्रैक्ट करती है तो उस केस में एक्सेलरेशन हमेशा जी रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन यहाँ जी है, तो ये दोनों यूनिट्स अलग होंगी। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स 3 सिस्टम है हम जानते हैं, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम। इन एफपीएस सिस्टम पाउंडल, इन सीजीएस डाइन, इन एमकेएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो इसको हम याद रखेंगे। फोर्स हमारे पास होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफपीएस सिस्टम में तो हम क्या कहें, अगर तीनों को 1 1 रखें हम, पी यानी कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट हम कह रहे हैं पाउंडल, तो 1 पाउंडल अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 फीट पर सेकेंड इन अ मास ऑफ 1 पाउंड। मीन्स पी को 1 लिया हमने, एम को 1 और एफ को 1, तो डेफिनेशन हम कैसे कहेंगे कि 1 पाउंडल ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस, 1 पाउंडल ऑफ फोर्स, हमने 1 यूनिट ऑफ फोर्स अप्लाई किया तो 1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इन 1 यूनिट ऑफ इन 1 यूनिट मास ऑफ बॉडी। तो हम तीनों की यूनिट रख देंगे। यूनिट फोर्स की होती है पाउंडल, तो 1 पाउंडल इक्वल टू 1 पाउंडल फोर्स ने 1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की हमारी यूनिट है 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, मास की यूनिट है पाउंड, तो इन ए मास ऑफ 1 पाउंड। तो इस तरह से आप याद रखोगे। सीजीएस सिस्टम में यूनिट है डाइन, इन एमकेएस सिस्टम यूनिट इज न्यूटन। वेट ऑफ बॉडी, वेट अभी हमने जैसे पढ़ा है कि कोई बॉडी है जिसका मास m है तो वो ग्राउंड है, हमने ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, मास है m, तो m इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन हम जानते हैं फोर्स होता है, तो इतने फोर्स से अट्रैक्ट करती है तो इसको हम वेट कहेंगे, W इक्वल्स टू mg, दिस इज द वेट। वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स with which the body is attracted towards the center of the earth. Next है gravitational unit of force. Gravitational unit of force, this is pound weight, gram weight and kilogram weight. ये याद रखेंगे आप, pound weight, gram weight and kilogram weight तीनों सिस्टम में। फर्स्ट देखते हैं, इन एफपीएस सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंड वेट, ब्रीफली रिटन एज, पता होना चाहिए, एल बी वेट, इस तरह से लिखेंगे हम पाउंड वेट, और ऑल्सो कॉल्ड वेट ऑफ 1 पाउंड। इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ मास ऑफ 1 पाउंड। अमाउंट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मीन्स 1, तीनों को वही वैसे ही रखते हैं, 1 1 1 रख देते हैं, तो हम क्या कहेंगे 1 पाउंड ऑफ 1 पाउंड वेट फोर्स ये यूनिट है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए मास ऑफ 1 पाउंड। एफ तो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो जी है ही, तो ये m1 और m को हमने 1 ले लिया, m को 1 लिया तो ये p क्या हो गया, 1 इंटू जी हो गया, m को 1 लिया तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स, पाउंड वेट है क्या, अमाउंट ऑफ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ मास ऑफ 1 पाउंड। तो फोर्स किसके बराबर हुआ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, अट्रैक्ट्स अ मास ऑफ 1 पाउंड। ओके, नेक्स्ट है इन सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम वेट। ग्राम वेट है तो P इज इक्वल टू mf है, तो m हमारे पास हो गया 1, f तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये g रहेगा ही, तो P इज इक्वल टू 1 इंटू जी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए मास ऑफ 1 ग्राम। In MK system unit is kilogram weight, it is the amount of force with which the force
अर्थ अट्रैक्ट्स अ मास ऑफ 1 किलोग्राम। अब हम देखेंगे दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों यूनिट्स में रिलेशन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा ये। तो आप देखोगे 1 पाउंड वेट, पाउंड वेट को लिखते कैसे हैं, LB वेट। दिस इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। 1 पाउंड वेट से मतलब क्या है कि मास m को 1 रखा और f एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास g है ही। तो और फोर्स की यूनिट क्या बन है, पाउंडल, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। तो दिस इज इक्वल टू g पाउंडल। ओके, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 32 होती है इसकी वैल्यू इन CGS सिस्टम, तो 32 पाउंडल। आप इसको याद रखोगे, 1 LB वेट इज इक्वल टू जी पाउंडल इक्वल टू 32 पाउंडल्स। 1 ग्राम वेट जी डाइन, यूनिट हमारे पास CGS में है डाइन, तो दिस इज इक्वल टू 981 डाइन। 1 ग्राम वेट जी न्यूटन, जी की वैल्यू है इन SI सिस्टम 9.8, तो तीनों में वैल्यू भी अलग है, ये आप याद रखेंगे। जी की वैल्यू इन FPS, इन CGS एंड इन SI सिस्टम 32, 981 एंड 9.8। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।